आज के शो में। महंगाई कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स ने काम शुरू कर दिया। ताजिर टाइगर फोर्स के खिलाफ क्यों? चेयरमैन नैब का रोजवेल्ट होटल बंद होने से मुताल्लिक रिपोर्ट्स पर नोटिस तहकीकात का हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मसला महंगाई है। वजीर आजम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी इस वक्त ऑपोजिशन से बड़ा चैलेंज महंगाई बन चुका है। महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करें, महंगाई है किस वजह से, क्या यह हुकूमत समझ भी पा रही है? इस सवाल से शुरुआत करते हुए टाइगर फोर्स के मामले को लेकर, जिस पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, कहा कि जाएं टाइगर फोर्स जाकर रेट लिस्ट चेक करें कि ये जो इंतजामिया के साथ के जो लिस्ट है उसके हिसाब से अशिया खुर्दनोश बिक रही हैं, खुसन खास जो खाने पीने की अशिया बिक रही हैं नहीं बिक रही हैं, क्या ये सूदमंद होगा, क्या ये फायदेमंद होगा? इस सवाल को उठाएंगे। ताजिर बरादरी का इस पर मौकिफ क्या, ये जानेंगे। इस वक्त सियासी जमातों का मौकिफ तो आ चुका है। अगर सियासतदानों की बात करें तो बयानात से आपको बता, शाह साहब ने कहा कि टाइगर फोर्स को काम देना ऐसा है जैसे बिल्ली के आगे गोश्त रख देना। वुजरा घर चले जाएं, इनका काम टाइगर फोर्स करेगी। ये शरीर रहमान साहब ने कहा पीपुल्स पार्टी की। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर कहते हैं कि कौम को टाइगर फोर्स की नहीं सस्ती अशिया की जरूरत है। पीपुल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि वफाकी हुकूमत का अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं है और 27 माह हुकूमत के बाद माजी की हुकूमतों को महंगाई की वजह करार दे रहे हैं। तो सियासतदान जो अपोजिशन है वो तो टाइगर फोर्स को फेलियर करार दे रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में अतीक मीर साहब, सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं, हमें नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मईशत भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब फरमाइएगा, ताजिर क्यों खिलाफ हैं? अगर टाइगर फोर्स इंतजामिया के साथ रेट लिस्ट चेक करती है, ताजिरों की मुखालफत कहाँ है और क्यों है? अजमल बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो टाइगर फोर्स है ये एक पॉलिटिकल फोर्स है और पॉलिटिकल फोर्स जो है वो पॉलिटिकल काम कर सकती है। ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। देखिए, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी सियासी जमात से। बात ये है कि ये काम एक ऐसे है कि आप देखें ना, 12 अक्टूबर को फौज भी आई थी, फौज ने भी 9 साल गुजारे, ये काम फौज ने भी नहीं किया है। ये जिसका काम है उसी ने करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाए, उधर इनके लोग भी बैठे वहां पे, उनको सजेशन दें, लेकिन प्राइस को कंट्रोल करना जिसका काम है। दूसरी बात ये कि ये जब लोग आएंगे, ये पहले कोरोना के वक्त एक तजर्बा हो चुका है। आज भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। ये दुकानदार की वीडियो बनाते थे और फिर मजिस्ट्रेट को भेजते थे। पहले दुकानदार को कहते थे कि जनाब हमने आपकी वीडियो बना ली, आपने मास्क नहीं पहना हुआ था, हमारे साथ मुक लो वरना हम मजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं। अगर तो वो दुकानदार मुक जाता था इनके साथ तो वो वीडियो डिलीट हो जाती थी, वरना मजिस्ट्रेट साहब आंखें बंद करके आते थे, उसको जुर्माना कर देते थे। देखिए, ये काम नहीं है। वजीर आजम साहब एक तरफ कहते हैं कि ये माफिया ने महंगाई की है। वजीर आजम साहब ये वाज़ेह करें कि माफिया है कौन है। अब देखें, गंदम की मैं बात कर रहा हूं, गंदम सबसे ज्यादा महंगी खरीदी, ज्यादा मिकदार में खरीदी है पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफा, इससे पहले कभी नहीं खरीदी गई। तो फिर उसका बुरहान क्यों है? फिर वो क्यों महंगी है? फिर वो आटा हमें मजबूर किया जा रहा है कि आटा 860 रुपए वाला, 860 रुपए वाला आटा, यार वजीर आजम साहब क्यों नहीं खाने के लिए तैयार हैं? वजीर आला खाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वो गरीब आदमी के लिए आटा क्यों है? अच्छा आटा हर गरीब का हक है गवर्नमेंट को देना। 860 रुपए वजीर आजम साहब खाएं 1050 वाला आटा, गरीब आदमी खाए 860 वाला। और 860 वाला भी आटा मिल कहती है जनाब कि हमें मिलता है जिस रेशियो से, आज मैंने इस्लामाबाद में बात की, एक दुकानदार को 3 तोड़े मिल सकते हैं और वो 3 तोड़े किसको देगा? उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, तूने आटा क्यों नहीं रखा हुआ है? टाइगर फोर्स आएगी, तूने आटा क्यों? भाई ये टाइगर फोर्स का काम नहीं है। वजीर आजम साहब बराए मेहरबानी मेरी आपसे इल्तजा है कि आप कोई
वाज़ा प्लानिंग करें, कोई ऐसे असद उमर साहब की सरबराही में कोई टीम बना दें, इसका हल मौजूद है। लेकिन आप टाइगर फोर्स को भेजेंगे तो आप लड़ाई मोल लेंगे, ये झगड़ा हो जाएगा किसी प्राइवेट एजेंसी को, ये प्राइवेट झगड़ा हो जाएगा। आपने कहा कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि माफिया को बेनकाब करें बजाय इसके कि रिटेलर्स के पीछे लग जाएं। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, शाहिद सिद्दीकी साहब, ये माफिया जो है जिसके बारे में शुगर कमीशन रिपोर्ट ने एक सेकंड लूंगा, वजीर साहब वजाहत करें कि माफिया ताजिर है या कोई और है। वजीर आजम वाजे करें और ये क्लैरिफाई करें कि माफिया कौन है। डॉक्टर साहब, कौन है माफिया? क्या ये हुकूमत ताजरों को माफिया समझ रही है? ये सप्लाई चेन में माफिया है? आखिर माफिया है कौन? ये कौन बेनकाब करेगा? कमीशन रिपोर्ट्स आ गई, सब आ गए। डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी कमीशन की कोई रिपोर्ट की बात नहीं है। बलोच साहब ने जो बात की है उस पर जरा गौर कर लें। पाकिस्तान में जो महंगाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन पॉलिसियों की वजह से है जो हुकूमत ने अपनाई हैं। सबसे बड़ा मसला है टैक्सों का, टैक्सों की चोरी और ताकतवर तबकों को मराहत। मैं आपको बजट से एक फिगर दे रहा हूँ। बजट में लिखा हुआ है कि हमने टैक्सों में 2400 अरब रुपए की छूट दी है कुछ तबकों को। तो जब आप 2400 अरब रुपए की छूट दे देंगे, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई 4000 अरब रुपया उससे कम वसूल करेंगे जो हमारी इस्तेदाद है, और हर किस्म की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके बाद आप जीएसटी लगाएंगे इनडायरेक्ट जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद आप पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे जिससे पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे, दालें सब्जियां बढ़ेंगी। उसके बाद जब ये सब चीजें करेंगे, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो जखीरा अंदोजी वगैरह की बात हो रही है, ये तो एक टेम्परेरी छोटा हिस्सा है। ये किसी से भी कंट्रोल करा लें, फौज से करा लें, कोई नहीं करेगा। असल चीज ये है कि जो माफिया के दबाव पर पॉलिसियां बन रही हैं, जो माफिया के दबाव पर टैक्सेशन पॉलिसी, कर्जों की पॉलिसी, बैंकिंग की पॉलिसी, ये तमाम पॉलिसियां। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बार बार कहा जाता है जी हमारे ऊपर कर्जों का बोझ इतना है, तो फिर वो सारा सूद तो वहां चला जाए तो हम कहां से कमाएं? अरे भाई, मुझे आप ये बताइए, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं। आज मेरे मुल्क पर एक कर्जा जो है वो है 113 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा, और मैं 27 साल में पाकिस्तान से 165 अरब डॉलर कानून के तहत, मुल्की कानून के तहत, चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा, वो खुली मंडी से आपने डॉलर खरीदे, उसको जमा कराया और बाहर भेज दिया। अब आप ये बताइए कि जब 165 अरब डॉलर अगर नहीं जाते तो ये 113 अरब डॉलर का तो कर्जा नहीं होता ना, फिर IMF की शराइत भी नहीं होती। तो आप असल चीजों को देखें। मैं मानता हूं कि ज़ख़ीरा अंदोजी भी है, स्मगलिंग भी है, मुनाफाखोरी भी है, मगर असल माफिया जो वो है जिसके पर आप पॉलिसियां बना रहे हैं, एक माफिया पाकिस्तान से बाहर है, उसमें IMF है और इस्तेमारी ताकतें हैं, वो हमारी मुज़ाकराती टीम से मिलकर पॉलिसियां बनाते हैं। लेकिन अभी बलोच साहब ने कहा, बलोच साहब ने, कि लड़ाई का खदशा है। अतीक मीर साहब, मैं ये संगीन बात हो कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट लोग आएंगे और आके इंतजामिया के साथ आकर बोलेंगे कि आप रेट लिस्ट दिखाओ, आप ये दिखाओ, तो इससे खदशा है कि ताजरों का दरमियान और इस पर ताजिर और उनके दरमियान माबैन झगड़े होंगे। ऐसा आपको लगता है कि अतीक मीर साहब ऐसा हो सकता है? देखिए, जो इस सारे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं उनको तो लड़ने की जरूरत नहीं होगी। यकीनन अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो उसको फिर एतराज़ का और झगड़ने का हक है। मैं ये समझता हूँ कि अगर टाइगर फोर्स ये काम ना करे, ये चेक एंड बैलेंस, तो फिर जो कमिश्नरी निज़ाम है या जो प्राइस कंट्रोल इदारे हैं वो तो नाकाम है। आप क्या समझते हैं, रमज़ानुल मुबारक में एक सरसरी सा वो एक काम करते हैं और एक लिस्ट फल वालों को और गोश्त वालों को वो लटका के चले जाते हैं उनकी दुकानों पे, और उसके बावजूद रेट नीचे नहीं आते। तो ये मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी करप्शन है जिसको आप माफिया कह रहे हैं। ये दर हकीकत वो लोग हैं जो मौका प्रस्त हैं, जो जैसे अगर 2 या 4 लोग इस मैदान में आते हैं तो उनके पीछे देखा देखी। ये ताजरों में ही लोग शामिल हैं, ये तिजारत है तो ताजिर ही होंगे। ताजिर शामिल, आप खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं शामिल। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त मुल्क में अशियाए खुर्द व नोश वाफर मिकदार में मौजूद हैं। अनाज गोडाउंस में भरे पड़े हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो गंदम हो। तो फिर महंगाई क्यों है? ये भी तो काबिल गौर बात है। यकीनन
इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा एक वर्क है, जिससे आपने चीनी स्कैंडल्स में देखा। हुकूमत की नाकामी क्या है मैं ये भी बताता चलूं कि जिस तरीके से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल के लिए एक थाना मौजूद है, हम 15 पे रेस्क्यू को कॉल करते हैं, वो हमारी मदद को आ जाते हैं। इसमें हमारी मदद कौन करे? और अगर टाइगर फोर्स भी ना करे जी, एक तो आप टाइगर फोर्स के हक में हैं, इसका मतलब आप समझते हैं कि होना चाहिए टाइगर फोर्स को? अगर देखें ये ईमानदारी से काम करें तो सही ये है। उस सिस्टम अगर ये ईमानदारी से काम करें और करप्शन ना करें तो ये बेहतर है, कमिश्नरी निजाम से ज्यादा बेहतर, रजाकाराना तौर पे करें तो बेहतर है। और फिर दूसरी बात आप ये भी कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल लेवल के ऊपर अगर ये मैनेज करा जाए तो महंगाई कम हो सकती है। 100% बिल्कुल कम हो सकती है। इसलिए कि देखिए एक चीज मसनूई है जी, तो उसे जब आप हकीकी रंग में लेकर आएंगे, अयूब खान की मार्शल्ला में क्या था, लोगों ने अपने गोडाउंस खाली कर दिए। देखिए ये ऐसे लोग नहीं हैं। नहीं तो फिर ये चीजें अगर सस्ती हैं तो यूटिलिटी स्टोर पे मिल जाए ना सस्ती। ये रिटेल स्टोर पे अगर आप क्या समझते हैं सारे ताजिर फिर मुनाफा रख रहे हैं, मुनाफा रख के बेच रहे हैं, कितना मुनाफा रखेंगे? यूटिलिटी स्टोर्स भी कहां से खरीदते हैं जी, वो सरकार से तो नहीं खरीदते, वो भी इन्हीं मंडियों से सामान खरीदते हैं। मैं कहता हूं कि ये जहां से माल निकलता है वहां से लेकर जहां माल बिकता है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसका ना होना इस यही सबब है कि ये लोग ये माफियाज की शक्ल अख्तियार कर गए और हर शख्स इस बहती गंगा में हाथ धोने, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि वो करप्ट ना हो। अतीक मीर साहब, यू आर इन फेवर ऑफ ये रजाकारा तौर पे जो टाइगर फोर्स है इसके आप फेवर में? हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं, एक ब्रेक के बाद, क्योंकि दो ओपिनियंस आए हैं ताजरों के इस पर, शाहिद सिद्दीकी साहब भी साथ मौजूद हैं। इस बात को यहां से कंटिन्यू करते हैं, डिबेट को मैं साथ रहेगा। आपका इंपोर्ट्स कितनी महंगी हुई है कुछ अंदाजा है? तो मैं पहले बार बार ये कह रहा हूं, जब तक ये नहीं समझेंगे कि 70% महंगाई हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है, जो IMF की शराइत की वजह से है, जो हुकूमत मिल के मुज़ाकराती टीम के साथ तय करते हैं, जो कि गलत होती है। हम जितनी बातें कर रहे हैं उस 30% की कर रहे हैं। देखिए बात ये थी कि अभी मैं आपको सबूत पेश कर दूं, इस $50 अरब के अलावा अभी हुकूमत ने दवाओं की कीमतें बढ़ाई। उन्होंने क्या कहा? हमने दवाओं की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि लोग मसनूई किल्लत पैदा ना करें, यानी जखीरा अंदोजी ना करें। हमने दवाएं इसलिए कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि स्मगलिंग ना हो। हमने दवाओं की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं कि जाली दवाइयाँ ना आ जाएं। ये तीनों चीजें तो हुकूमत की रिट की थी। अगर इसकी दवाई कीमतें बढ़ा के करना तो फिर रिट कहाँ चली गई? मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% से ज्यादा महंगाई हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है। 30% में जखीरा अंदोजी भी है, स्मगलिंग भी है, मुनाफाखोरी भी है और कुछ दूसरी वजूहात हैं। अब इस 30% को अगर आप किसी हद तक थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो खुदा के लिए बताएं कि जब आप हमारा पेट्रोल है उस पर अगर आप 30 रुपया तो पेट्रोलियम लेवी है, जब से चंद महीने पहले 8 रुपए लीटर था, तो जब 8 रुपए से 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी आप बढ़ा देंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे। जब आप बिजली और गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे, बेतहाशा बढ़ाएंगे, बिजली की चोरी होती रहेगी, लाइन लॉसेज आवाम को मुंतकिल करेंगे, तो महंगाई भी होगी, सनतों की पैदावारी लागत भी बढ़ेगी, तो वो तमाम चीजें महंगाई होंगी। जब आप आपने जो कॉन्सेप्ट बताया वो फैक्ट है कि आप कह रहे हैं कि 30% जो है वो ये है कि क्रैकडाउन और नोटिसेस और अगर मजबूत निजाम हो जाए इफेक्टिव कंट्रोल का, और 70% कुछ और है। तो मैं मतलब अतीक मीर साहब, क्योंकि आप कह रहे थे कि मजबूत निजाम और चेक एंड बैलेंस का, तो वो तो ओनली 30% है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 30% है ये जो आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के एहतराम है, लेकिन जो 10% कर लेंगे उसमें से तो बाकी 70 को तो बात करें। बाकी 70% की तो बात कर रहे हैं, जो कुछ हमारे मुशाहिदे में आया, जो कुछ तजुर्बे में आया। अच्छा जी डॉक्टर साहब एक बात, अजी आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान में ये होता है जब कोई मसला आता है तो नॉन इश्यूज को उस वक्त उछाल दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 30% है इसमें से जो है वो अतीक मीर साहब ने जो बातें कही, बलोच साहब ने कही, आप 15% कम कर देते हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है? अभी तो IMF अगले महीने आ रहा है, आप देखते जाइए। IMF ने मुतालबा कर दिया है कि आप ये बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आप ये सब करें। तो मेरा कहना यह था कि पहले हम बात करें कि बैड गवर्नेंस का तो नोटिस आप नहीं ले रहे, आप तो वो नोटिस ले रहे हैं जिसमें कि वो क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि रिटेलर और होलसेल में आएगा। लेकिन महंगाई खुदा के लिए, उसका एक और सबूत मैं आपको दे दूं। देखिए 16, 17, 18 3 बरस आप चले जाइए, उस वक्त आप पाकिस्तान का अफरात-ए-ज़र स्टेट बैंक के मुताबिक और जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक 4% था, 4.1।
आज जो है ना 9% है। तो कौन सी तब्दीली आई? वही सही। तब्दीली आई बैड गवर्नेंस की कि आपने रुपए की कदर सही है, करा तो दी। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जरूर नोटिस और क्रैकडाउन का कोई फायदा नहीं। अतीक मीर साहब, आप प्लीज ये बताएं, क्योंकि ये तो 15% 10% कम कर लेंगे ना, कितना कम कर लेंगे? अगर आप कह रहे हैं करप्शन फ्री निजाम भी बन जाए, जो कंट्रोल कमीशन नहीं चल रहा, तो कितना कंट्रोल कर लेगा वो? देखिए, डॉक्टर साहब का एहतराम है, इन्होंने जो निशानदेही एक बैड गवर्नेंस की बात की, तो हर हुकूमत में ये माफिया टड्डी दल की तरह अटैक करता है, हर हुकूमत में। आप देखें भी, ये पिछली हुकूमत में रेंजेस बिठा दी थी फ्लोर मिलों के ऊपर, और फिर उसके बाद 9-10 बल्कि 12 मिलों को सील भी कर दिया गया था। उसके बाद आपने देखा कि आटे की कीमत नीचे आ गई। ये क्रैकडाउन ही इसका इलाज है। ये लातों के भूत हैं। पॉलिसी तो देखें, जब तब्दील होगी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पॉलिसियां तो अब जब ठीक होंगी। क्रैकडाउन तो कोई 20 बार हम सुन चुके हैं कि क्रैकडाउन करे, तो करें तो सही ना, ज़खीरअंदोज़ों के खिलाफ। वो उससे फर्क क्या? जी देखें, हुकूमत जब क्रैकडाउन के ऐलान करती है और क्रैकडाउन नहीं होता, नहीं, फ्लोर मिले कह रही है हमारे पास खुद आटा नहीं है, आप ज़खीरअंदोज़ी उनको नहीं करने, फिर क्रैकडाउन हो जिनके खिलाफ रहे वो तो कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, हम क्या कौन कर रहा है ज़खीरअंदोज़ी? देखें वो जो लाखों टन गंदम गोडाउन्स में पड़ी है जी, और वो मौजूद है, इसमें कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उसकी तकसीम का क्या मामला है? ये तो हुकूमत जाने और फ्लोर मिलर जाने। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि इस वक्त जब आप स्टोर्स पे चले जाते हो तो कौन सी चीज, किस चीज का फुकदान है? फिर हर चीज क्यों महंगी है? देखिए, मैं बात कर रहा हूं रोजमर्रा की अशिया की। मिसाल के तौर पे सब्जी है, फल है, मसाला जात है, घी है। इसका महंगा होना मैं समझता हूं डॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुकामी तौर पे जो लोग इसकी जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, दानिस्ता तौर पे कीमतें बढ़ाते हैं, वाफर मिकदार में है। लेकिन मैं आपको पता, मंडी के भाव की मैं बात कर रहा हूं, इतना फर्क है कि आज भी अगर आप मंडी और रिटेल के प्राइस में तफरीक देखें तो 50% से ज्यादा का फर्क है। तो ये किसका, इसके पीछे कौन है? यही लोग हैं। नहीं तो मंडी पे भी टाइगर फोर्स को जाना चाहिए, क्योंकि रिटेलर कहते हैं कि मंडी से महंगा पहले है, जाना चाहिए। अच्छा, जहां से ये महंगाई, जहां से ये सिलसिला शुरू होता है, उसका फर्क देखना चाहिए। जब आप रिटेल और उसका होलसेल का फर्क देखेंगे तभी क्रैकडाउन कर सकेंगे। फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये मंडी में एक चीज 50 रुपए किलो है, आप 250 रुपए किलो क्यों बेच रहा हो? तो इसलिए क्रैकडाउन के मैं हक में हूं, वो चाहे टाइगर डॉक्टर साहब फैक्चुअली बता रहे हैं कि टैक्सेस, पेट्रोल, बिजली, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से महंगाई है 10-20% है, लेकिन आप कहते हैं क्रैकडाउन है, ये आपका ओपिनियन है। अजमल बलोच साहब, फिर क्या क्रैकडाउन हल है या नहीं है आपकी नजर में? अजमल बलोच साहब। सर, मुझे अफसोस हो रहा है, पता नहीं अतीक मीर साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, वो बड़ी दुरुस्त है। देखिए, पेट्रोल ताजरों ने महंगा नहीं किया, डॉलर ताजरों ने महंगा नहीं किया है, आटा ताजरों ने महंगा नहीं किया है, चीनी ताजरों ने महंगी नहीं की है। वज़ीर आज़म साहब बार बार माफिया की बात करते हैं। अब हमें टाइगर फोर्स, देखें, टाइगर फोर्स का काम है आप रिलीफ के कामों में इनको ले जाएं, आप खिदमत के कामों में इनको ले जाएं। ये वो सारे काम हुकूमत, देखिए, प्राइवेट 12 अक्टूबर को जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे तो फौज आई थी दुकानों पे। जब फौजियों ने कहा कि आपकी दुकान पे ये सामान कहाँ से आया है, इसका डिटेल बनेगी, तो लोगों ने उनसे झगड़ा किया कि भाई आप कौन है, हमारे से इनकम टैक्स का बंदा तो कानून के तहत पूछ सकता है, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने उसको वापस लिया और ताजरों के साथ बैठ के, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अब टमाटर अगर सिंध से आएगा या किसी दूर दराज इलाके से आएगा तो एक कंटेनर 1.25 लाख रुपए किराया देगा, फिर उसके और अखराजात मंडी में आएगा, मंडी से आगे आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हमारी माल गाड़ियां हैं उन पे लाया जाए, सब्सिडी दी जाए, उसको सस्ता किया जाए। पहले तो देखिए ना, कोई वाजे आज तक ये नहीं कर सका कि चीनी क्यों महंगी हुई है। कौन सा माफिया था चीनी के पीछे कि उसको सामने लाया जाता कि इस वजह से 60 रुपए से चीनी 100 रुपए की हो गई है। क्यों हो गई है? ये दुकानदार ने थोड़ी की है। दुकानदार का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वही है जो पहले था। जब ये चीनी 10 रुपए किलो थी, जब वही प्रॉफिट था, आज भी वही 97 एक मंडी में जो कीमत है, होलसेलर क्या मंडी वाला होलसेलर वाले का आप, क्योंकि ये जो उस वक्त हो रहा है टाइगर फोर्स, ये तो रिटेलर के पास जाएगी, आप इस बात के हक में है कि ये मंडी में यानी होलसेलर के पास भी जाना चाहिए? वो कहता है महंगी वहां से मिलेगी। नहीं, देखिए, मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जो रिटेलर के पास चीज आती है, ये
ऐसा मतलब यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है, हर दुकानदार का कंपटीशन है, हर दुकानदार अपने गाहक को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी साथ करता है कि ये गाहक उधर न चला जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत को ये मशवरा किसने दिया है, ये किसका काम है? हमारे साथ जो इंतजामिया बैठती है, बैठ के हमेशा से हल निकालती है। हल रमजान में भी 10 दिन पहले अगर वाफर मिकदार में सामान पहुंच जाए, तरसील आज हो जाए उसकी, तो महंगाई कंट्रोल हो जाती है। लेकिन हुकूमत टाइगर फोर्स के जरिए ऐसा करना चाहती है तो ये वही हाल होगा जो 12 अक्टूबर में मुशर्रफ साहब ने ताजरों के साथ किया था। फिर इनको वापस लेना पड़ेगा, ये नाकामी होगी। मैं लिख के देता हूं, ये हल नहीं है। देखिए ना, मैं कहता हूं कि पकड़ के उन लोगों को लाया जाए। कोई आज तक इन्होंने कहा जी हम जखीरा अंदोजों को पकड़ेंगे। ये बताएं कौन सा दुकानदार जखीरा अंदोजी करके बैठा था जिसको पकड़ के ये सामने लाए हैं? अब वो जब माफिया वाली बात आई है ना कि माफिया कौन है, उनको सामने कोई नहीं लाता है। वो पकड़े जाते हैं, पता लग जाता है कि स्टोर किसने की। दुकानदार के पास तो 80% माल उधार का होता है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्रैकडाउन किया इन्होंने। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं दोनों अतीक साहब से, क्योंकि आप दोनों ताजिर हैं, ये बताएं क्योंकि जब जो आपकी प्राइस लिस्ट है वो कमिश्नर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसे है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है कराची में, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, इनके जो इस वक्त ओहदेदारान होते हैं वो खुद कहते हैं, वो उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करो कि प्राइस लिस्ट जो है वो इस वक्त एक कागज का टुकड़ा है, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन वो खुद भी मानते नहीं करता। और अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई रजाकार आते हैं, नहीं सर, क्या आप उसकी अहमियत समझते हैं? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं। मैं गुजारिश करूं, नहीं, मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है चीनी का, आटे का, टमाटर का, सब्जी का, फ्रूट का, या एक दो चीजें और हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सब्जी की जो नीलामी होती है ये सुबह 4 बजे मंडी में होती है। 4 बजे हमारा कौन सा फूड कंट्रोलर या कौन सा असिस्टेंट कमिश्नर या कौन सा टाइगर फोर्स का बंदा वहां पे खड़ा होता है जिसको पता चल जाए कि ये नीलामी इतने की हुई है? किसको पता है कि ये किसान से ये जो चीजें, ये टमाटर किसान से कितने का खरीदा गया है? ये गवर्नमेंट के काम है, ये किसी टाइगर फोर्स के काम नहीं है, ये सिस्टम के काम है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। बात ये है कि ये जो 4 चीजें में देखे ना, चीनी आप कहते हैं चीनी को टाइगर फोर्स आएगी। भाई चीनी हमें पता तो चले ना कितने की मिल रही है, आटा पता तो चले हमें। मैं बात कर चुका हूं कि 850 रुपए का आटा मिल वाला कहता है जी मैं दूंगा, 10 रुपए दुकानदार ने रखने, 860 रुपए का बेचेगा। वो जब मिल से उठाने जाएगा खर्चा कितना होगा? 3 या 10 तोड़े, 20 तोड़े। ये वो चीजें हैं जिनको हमने समझा। एक सेकंड, ये रिवायती बातें कर रहे हैं जो निजाम पिट चुका है। मैं 1 सेकंड में बात खत्म। साहब एक सेकंड मेरी बात सुने, देखें आप कहते रहिएगा। देखें जब रमजान मुबारक की आमद होती है उससे हफ्ता 10 रोज पहले पूरी करने देना बात, कमिश्नर तमाम ताजरों की तंजीमों को अपने पास बुलाते हैं, तंबीह की जाती है, थ्रेट किया जाता है, खबरदार किया जाता है। उसके बाद आप हुकूमत में तरीका कार तय किया जाता है। लेकिन पहले रोजे से जो महंगाई का एक सैलाब आता है वो ना कमिश्नर रोक सकता है ना ताजिर रोकते हैं। तो फिर आप कहें कि फिर कमिश्नर निजाम चलो को टाइगर फोर्स हो, आप भाई टाइगर फोर्स के दोनों रोक ले, ये खुद माफिया के दोनों रोक ले, कैसे आप इन्हें रोक पाएंगे? इसलिए मैं सर वो कहता है 4 बजे मंडी में जाकर कोई देखता है, चेक करता है कितने का तो जाना चाहिए ना। देखिए तो यही निजाम जाए अगर तो हो रहा है, कर सकता है। बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों ना जाए वो। मुझे अफसोस हो रहा है सर, एक ब्रेक लेनी है हमें इस पर। मैं अतीक मीर साहब, आप अच्छा लास्ट कमेंट जी, आप सुबह 4 बजे मंडी में जाएं, टाइगर फोर्स को साथ लेकर आप चेक कर लें वहां पे क्या रेट तय होता है। जाने को तैयार है मीर साहब टाइगर फोर्स के साथ? अगर मेरे लाइक को खिदमतों में सुबह ठीक है, सेगमेंट मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर साहब का, अतीक मीर साहब का। मुझे ब्रेक की तरफ इसके बाद एक नैब की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन। चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया है कि हम स्टोरी आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। रात ढूंढ रही है खोजन कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स।
आपके बच्चे को मिले अच्छी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इसीलिए हम आपके लिए लाए नेस्ले नैन ग्रो 3, हमारे यूनिक इम्यूनिटी गार्डियंस HMO और हमारे बेहतरीन प्रोटीन ऑप्टिप्रो के साथ। नेस्ले नैन ग्रो 3, our best for you। एक चॉकलेट अम्मी के लिए। आपका चेंज। हैप्पी बर्थडे अम्मी। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मिल्क पैक फार्म से खुद दूध कलेक्ट करें। अरे टेस्ट तो कर लो। टेस्ट पूरे 36 क्वालिटी टेस्ट, ताकि कोई मिलावट नहीं कर पाए। ओह, मिल्क पैक तो मेरे टीचर से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 150 साल की ट्रस्टेड क्वालिटी जो है, इसीलिए तो है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन स्कैम आपके सामने रखते हैं रोजवेल्ट होटल के मामला जो बंद होने का फैसला हुआ। आज चेयरमैन नैब ने लिया नोटिस। हुआ क्या है, नैब ने क्या कहा है ये आपको पहले बताते हैं। चेयरमैन नैब ने रोजवेल्ट होटल बंद होने से मुताल्लिक जो रिपोर्ट्स आपके ऊपर नोटिस लिया है, ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि तहकीकात का हुक्म भी दिया है। तहकीकात में जायजा लिया जाए कि कौमी असासा रोजवेल्ट होटल को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई, और यह बताया जाए खुसूसन उन वजूहात का जायजा लिया जाए जिनकी वजह से हुकूमत को मुबैना तौर पर लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। नेज़ जिम्मेदारान का तयन भी किया जाएगा जिन्होंने कौमी फराइज की अंजामदही में मुबैना तौर पर कोताही बरती है। नैब तहकीकात में जिम्मेदारान का भी खोज लगाया जाएगा जिन्होंने रोजवेल्ट होटल को मुनाफा बख्श बनाने में अपना किरदार अदा नहीं किया। ये मामला बड़ा अहम और संगीन है। रोजवेल्ट होटल है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के मालियाती हब मैनहट्टन के मरकज में वाक़ है। PIA ने 1979 में इस 19 मंजिला इमारत को शराकतदारी से हासिल किया था और 1999 बगैर किसी हुकूमती मदद के अपने वसाइल से इसके 100% शेयर होल्डर्स जो थे, शेयर्स थे, वो हासिल कर लिए थे, पूरा मिल्कियत हासिल कर ली थी। इस होटल में 1000 से जायद कमरे हैं। इसका रकबा 43,313 स्क्वायर फीट है। होटल की मुकम्मल मिल्कियत हासिल करने के बाद PIA ने इसकी तज़ीन और आराइश कराई थी, जिसके बाद इस होटल ने लंबे अरसे तक ज्यादा मुनाफा कमाया जो 2018 तक जारी रहा। गुज़िश्ता दिनों रोजवेल्ट होटल ने ऐलान किया था कि 31 अक्टूबर से मेहमानों के लिए अपने दरवाजे मुस्तकिल तौर पर यह होटल बंद कर देगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक DG नैब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब। मुसद्दिक साहब, एक बड़ा एक्शन है नैब का, और अगर कहा जाए तो ये करंट गवर्नमेंट का स्कैम है, क्या है ये, और इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल हो सकते हैं मौजूदा हुकूमत के भी, क्या आप किस नजर से देख रहे हैं इसको मुसद्दिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सैफान। बात यह है कि नैब ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन देखना ये होगा कि रोजवेल्ट होटल को पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं चला रही, बिकॉज एक आई बिलीव कि इसमें एक कैनेडियन फर्म है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो मैनेजमेंट इसकी कर रही है। और ये 31 अक्टूबर को होटल को जब बंद किया गया तो उसमें जो रीजंस दिए गए वो ये थे कि एक साल में इस होटल ने तकरीबन 1.5 मिलियन डॉलर्स का नुकसान किया था, और इसकी जो कैश फ्लो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। जब भी कोई प्रॉपर्टी इस तरह से हो कि उसकी कास्ट इतनी हैवी हो और उसकी कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रहे हों, तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू प्राइवेटाइज इट। इसको बेचने का एक राइट मोमेंट बनता है। और इस वक्त अगर आप यहाँ की हिस्ट्री देखें और यहाँ के इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तो यहाँ बड़े बड़े होटल जो हैं वो बिक चुके हैं और अच्छी कास्ट पे गए हैं। तो PIA के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इसको बेच दिया जाए। मेरे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसकी जो कास्ट बनती है वो अगर आप देखें तो तकरीबन क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बिकती है वो इस तरह नहीं बिकती कि जैसा पाकिस्तान में बिकती है। वहाँ बड़ी साइंटिफिक लाइन पे बिकती है। उसकी एंटरप्राइज वैल्यू निकाली जाती है, उसकी पर रूम वैल्यू निकाली जाती है। इस एरिया की जो पर रूम वैल्यू बन जाती है वो $6,27,000 बनती है। उस हिसाब से इस होटल की कीमत $636 मिलियन बनती है। लेकिन जब इसकी आप एंटरप्राइज कास्ट देखेंगे तो 1 बिलियन टू 1.4 बिलियन तक है। अच्छा, नैब ने इसमें क्या करना है, जो मुझे समझ लग रही है कि कोई बड़ी जानदार किस्म की कंप्लेंट आई होगी और किसी क्वार्टर से कि जी वजह पता करेंगे क्यों इसको बंद किया गया। आई एम श्योर जब इसके रीजंस नैब को पता चलेंगे, उसमें ये मालूम करना कि आया उसमें पॉलिटिकल रीजन थे या इसको प्राइवेटाइज करने के लिए इसको उस तरफ से मूव किया गया, उस डायरेक्शन में ये चीज नैब एस्टेब्लिश करेगी कि जानबूझ के स्टेट एक्सचेकर को नुकसान तो नहीं दिया गया।
अगर जानबूझ के दिया गया है और इस तरह से इसको प्ले अप किया गया है तो श्योरली जो है वो इसमें कॉग्निजेंस नैब जो लिया है तो ऑफिशियल रिस्पांसिबल खिलाफ नैब प्रोसीड करेगी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो समवेयर पिछले साल मिड से तकरीबन होटलों की बिजनेस जो है ना डाउन होना शुरू हुई है और कोविड की वजह से कंप्लीटली जो है ये इंडस्ट्री जो है एयरलाइन इंडस्ट्री एंड होटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से सफर हुई है। तो मेरे हिसाब से ये नैब की जो इंक्वायरी है ये चंद कदम आगे चल के ये ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ये चीज़ें साबित करना बड़ी मुश्किल होगा कि उसके पीछे डिज़ाइन क्या थे, क्योंकि होटल की बैलेंस शीट, होटल के इनकम वर्सेस एक्सपेंस है वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे और चला भी उसको अंग्रेज रहे हैं, कैनेडियन फर्म चला रही है। तो मेरा जो अपना अंदाजा है कि ये कंप्लेन वेरिफिकेशन से शायद आगे ये इंक्वायरी ना चल सके। मुस्तफा इकबाल साहब शुक्रिया आपका अदा करेंगे, आपने अपना ओपिनियन दिया है। अहम तरीन नोटिस जो चेयरमैन नैब ने आज लिया है आपके सामने नाज़रीन रखा कि चेयरमैन नैब का अहम नोटिस और साथ साथ महंगाई की वजूहत क्या है जानने की कोशिश करी, बेनकाब करने की कोशिश करी। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में बराह रास्त मुलव्विस है। मुआविन खुसूसी बराह कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पड़ोसी मुल्क में मौजूद सिफारत खाने के जरिए चीनी कौंसल खाने, पीसी होटल, गवादर और